तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आया है होम गार्ड पे, और बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आया है दोस्तों। तो पहले इन सब वैकेंसियों को पता भी नहीं चलता था और ज्वाइनिंग हो जाती थी। तो चलिए पूरा वीडियो में विवरण देते हैं कि किस प्रकार से कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपको इन्फॉर्मेशन कुछ छूट गया या पूरी जानकारी मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। होम गार्ड के कुल 41,424 रिक्ति पदों पे ये बहाली निकल के आ रही है, जिसमें प्रतिदिन की मजदूरी आपको 600 रुपया दिया जा रहा है। वर्तमान में जो आपको पेमेंट मिल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित की जाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों तो यह वैकेंसी है, जितना भी जो 41,424 पोस्ट आपको मैंने बताया उसका जो जिला वाइज बांट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगरा जनपद में आपको 1332, और मैनपुरी में आपको मिल जाएगा 383, फिरोजाबाद में 484। इस प्रकार से प्रत्येक जिलों का है जो पोस्टों का बंटवारा किया हुआ है। तो आप अपने जिला में ही इस पोस्ट को भरिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे 3-4 चीज़ें क्लियर आपको मेंशन है जो यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, यानी कि आप जिस जिला में रहते हैं, जिस जनपद में रहते हैं, सेम उसी जनपद में आपको है जो फॉर्म को डालना है। किसी दूसरे जनपद में नहीं डालना है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म भरा रहा है दोस्तों 18/11/2025 से ही भराना स्टार्ट हो चुका है, और 17/12/2025 तक भरा जाएगा। आवेदन शुल्क की जो राशि है वो आप 18/11/2025 से लेकर 17/12/2025 तक जमा कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि, जो आप पैसा जमा किए हैं उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में आप 20/12/2025 तक है जो आप उसको क्लियर कर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये OTR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उस प्रकार से आपको भरना है। और यहाँ पे जो समान EWS और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपया फॉर्म शुल्क लगने वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 300 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि शैक्षणिक अर्हता क्या होने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या खो जाएगा। तो मात्र क्लास 10th अगर आप पास हैं भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से, तब भी आप यहाँ है जो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है कि 10वीं कक्षा में जो प्रवेश कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को अधिमान अर्थात प्रिफरेंस, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास NCC का प्रमाण पत्र है, तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पे थोड़ी सी प्रिफरेंस मिलेगी। अर्थात जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 3 अंक मिलेगा, जिनके पास NCC का B सर्टिफिकेट है उनको 2 अंक मिलेगा, और A प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेगा। भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को भी 1 अंक दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि क्या आपको छूट यहाँ पे मिलने वाला था, क्या प्रेफरेंस मिला आपको। अब चलते हैं आयु की बात करते हैं। तो आपको 1/7/2025 तक कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और 1/7/2025 तक मैक्सिमम उम्र आपको 30 साल होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम उम्र 30 साल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ज़्यादा उम्र हो रहा है तब भी नहीं भर सकते, और कम हो रहा है तब भी नहीं भर सकते। परंतु कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणी अभ्यर्थी को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा के छूट एतद शासन द्वारा प्रवर्तित नियमों या शासन देशों में निहित परिविधानों के अनुसार अनुमय होगी। अर्थात जो यहाँ का जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उम्र में छूट दी जाती है उस नियम के अनुसार यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि समान EWS श्रेणी से अगर आप आते हैं तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/7/1995 से लेके 1/7/2007 के बीच का होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे समान और EWS के
श्रेणी के लोग हैं उनको उम्र में कोई छूट नहीं है। 18 से 30 वर्ष के लोग ही भर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए 5 वर्ष का छूट है और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 5 वर्ष का और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का। यानी कि यहाँ पे जो आपको उम्र में छूट यहाँ पे इन तीनों श्रेणियों में 5-5 वर्ष का आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे एक अलग से लिखा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वभूत सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। कहने का मतलब है अगर आपने अग्निवीर जैसी योजनाओं में या किसी ऐसे सेना के पद में काम किया है और किसी कारणवश वहां से आपको नौकरी खत्म हो चुका है, यानी कहने का मतलब है आप वहां से आप जैसे अग्निवीर होता है 4 साल का ही होता है, तो 4 साल हो गया उसके बाद आप अग्निवीर से रिटायर हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का छूट मिल रहा है उम्र में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 वर्ष का छूट मिलने का है, चाहे आप काहे नहीं आप समान कास्ट से या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा के बारे में। तो लिखित परीक्षा में यहाँ बताया गया समान ज्ञान रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, कुल अंक 100 रहेगा, जिसमें 2 घंटा का समय मिलेगा और उसमें 25% अंक आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 25% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप आगे इस वैकेंसी में बने नहीं रह पाइएगा, आपको यहीं से है जो निष्कासित कर दिया जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यह जो एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, लिखित परीक्षा है दोस्तों। और इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट वगैरह कितना खोजा जा रहा है, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए नीचे लिखा हुआ है अगर पुरुष कैंडिडेट है यानी कि पुरुष हैं तो आपकी ऊंचाई समान UR में, OBC में और SC में 168 सेंटीमीटर मांगा गया है, जबकि ST कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर। आप देख सकते होंगे यहाँ पे UR, OBC और SC के लिए 168 और ST के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। और जब बात करते हैं सीना के अर्थात चेस्ट के, तो समान OBC और SC कैंडिडेट को 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने पे 5 इंची फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुलाने पे है जो आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे महिला कैंडिडेट की बात करें तो ऊंचाई में तो समान OBC और SC अर्थात अनुसूचित जाति की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट होना चाहिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात करें तो सभी श्रेणी के महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है वो 40 kg होना चाहिए। अगर 40 kg से कम वजन है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दौड़ की। तो यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की दौड़ रखा गया है, जिसके लिए आपको 28 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पे महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ के लिए 16 मिनट का समय मिलेगा। तो ये भी क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लग रही होगी। अपना राय जरूर कमेंट में दें। अब देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, सेम नंबर आ जाता है बहुत से कैंडिडेट को, तो वैसे में आपको किस आधार पर चयन किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं जिनका नंबर समान आ गया है तो जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होंगे उनको यहाँ पे लिया जाएगा। अगर फिर देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, यदि उपयुक्त विचारण के बाद भी 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हो। कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी जिनका उम्र भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो वैसे में क्या किया जाएगा, तो वैसे में अधिमान का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होगा उसमें जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है आपके नाम में पहला अल्फ़ाबेट, उसके अनुसार आपको है जो जिनका अल्फ़ाबेट के क्रम जैसे A B C, तो जैसे A B C आता है तो आपको मान लीजिए A से नाम स्टार्ट हो रहा है
किसी का सी से नाम स्टार्ट हो रहा है, आपका भी है, उम्र सेम है, नंबर भी सेम है, तो वहाँ पे ए वाले को पहले लिया जाएगा। इस प्रकार से है जो पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ भी शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी को प्राप्त कर सकें।